एपिसोड 3। तो आपके ख्याल में कांग्रेस ही हिंदुस्तान की कुल अक़वाम की वाहिद नुमाइंदा जमात है? दौरान इंटरव्यू दिलदार आगा के ख्यालात जानने के बाद उसने पहलू बदलते हुए कदर तीखे लहजे में उससे सवाल किया। अपने खदशात के बरक्स वो दिलदार आगा से इंटरव्यू का वक्त लेने में बहुत आसानी से कामयाब हो गई थी। उसकी तरफ से की जाने वाली फोन कॉल पर सना ने बहुत गर्मजोशी का मुजाहरा किया और अपनी पुरजोश गुफ्तगू से साबित कर दिया कि वो एक मशहूर और बारसूख आदमी की बीवी बन जाने के बावजूद ज़माने तालिब इल्मी की दोस्ती को नहीं भूली है। जूलियट की ख्वाहिश पर उसने दिलदार आगा से इंटरव्यू का वक्त दिलाने का भी वादा कर लिया था और अगले दिन फोन करके उसे 2 दिन बाद मुलाकात का वक्त भी दे दिया गया। सना के दिए गए वक्त के मुताबिक वो ठीक 1 बजे दोपहर अपने कैमरामैन के साथ उसकी कोठी पर पहुंच गई। कोठी पर भी सना ने उसका पुरजोश इस्तकबाल किया और बताया कि दिलदार आगा की तरफ से असल में इंटरव्यू के लिए 3 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन उसने जूलियट को कब्ल इस वक्त इसलिए बुला लिया है कि दोनों सहेलियां मिल बैठकर कुछ वक्त के लिए पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें। उसने जूलियट के लिए बहुत पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम करवा रखा था। तकरीबन 2 घंटे तक दोनों सहेलियां एक दूसरे से खूब बातें करती रहीं। सना ने उससे आरिफ के बारे में सरसरी तौर पर पूछा और साथ ही मशवरा दिया कि अब उन दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मजबूरन जूलियट को उसे आरिफ के मसाइल के बारे में आगाह करना पड़ा, जिन्हें सुनकर सना ने खामोशी इख्तियार कर ली। ठीक 3 बजे आगा ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। वो अपनी तस्वीर ही की तरह रूपदार शख्सियत का मालिक था। जूलियट ने उससे दरखास्त की कि पहले फोटो सेशन करवा लिया जाए ताकि 2 घंटे से इंतजारगाह में ख्वार होता फोटोग्राफर अपने काम से फारिग होकर रवाना हो सके। उसकी ये दरखास्त खुशदिली से कबूल कर ली गई। फोटोग्राफर की रवानगी के बाद इंटरव्यू का बाकायदा आगाज हुआ। दिलदार आगा अपने रूपदार लहजे में उसके हर सवाल का बड़ी शाइस्तगी से जवाब देता रहा। इसके बावजूद जूलियट की छठी हिस्स ने उसे बता दिया कि यह शख्स इतना शाइस्ता और मुहज़्ज़ब नहीं है जिस कदर के खुद को जाहिर कर रहा है। शायद उसे सना की सहेली होने के नाते कुछ ज्यादा ही रियायत दी जा रही थी। वजह कुछ भी रही हो, एक होशियार सहाफ़ी की हैसियत से जूलियट पूरा फायदा उठा रही थी और सीधे साधे सवालात के दौरान मौका पाकर कोई तीखा सवाल भी कर देती थी। उस वक्त किए जाने वाले सवाल में भी कुछ तीखापन था जिसे दिलदार आगा आसानी से हजम कर गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या आपको इस बात में कोई शक है कि कांग्रेस हिंदुस्तान की कुल अक़वाम की नुमाइंदा जमात नहीं है? बात मेरे शक की नहीं, अवामी रद्दअमल की है। अगर कांग्रेस कुल अक़वाम की नुमाइंदा जमात होने का फ़र्ज़ पूरी तरह अदा कर रही है तो क्या वजह है कि मुसलमानों ने उसके मुकाबिल अपनी अलग जमात बना ली है और मुसलसल कांग्रेस की नीयत पर शुबा कर रहे हैं? देखें बीबी, बात यह है कि सियासत में साजिशें तो होती ही रहती हैं। अगर कांग्रेसी रहनुमाओं की नीयत में कोई खराबी होती तो मुझ जैसे कई मुसलमान अब तक कांग्रेस से जुड़े ना रहते। जो अलग हो गए हैं उनके दिलों में जानबूझकर बदगुमानियों का जहर भरा गया है ताकि हिंदुस्तानी अवाम की ताकत को तकसीम किया जा सके। पहले हम सब एक साथ थे और एक ही मुतालबा कर रहे थे, लेकिन अब हम 2 अलग अलग मुतालबे कर रहे हैं। इस सूरत हाल का फ़ायदा कौन उठाएगा? इस बात को हर ज़ेशऊर इंसान समझ सकता है, लेकिन ना जाने क्यों हमारे चंद मुसलमान भाइयों की अक्लों पर पत्थर पड़ गए हैं और वो अपने साथ साथ दूसरे मुसलमानों को भी वरगला रहे हैं। आप चाहें तो इस इंटरव्यू के जरिए मुस्लिम रहनुमाओं को वाज़ेह पैगाम देकर साजिश को पूरी तरह बेनकाब कर सकते हैं। मेरा पैगाम वाज़ेह है, कोई खुद से ना समझना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? दिलदार आगा ने बड़ी खूबसूरती से पहलू तही की। वो एक जागीरदार व सनतकार था जिसको अपने मामला चलाने के लिए बहरहाल हाकिम वक्त यानी अंग्रेजों से वास्ता पड़ता था और जूलियट को हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक उसके कई बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों से खासे अच्छे ताल्लुकात थे। अपने इंटरव्यू में वो उनका नाम लेकर अपने ताल्लुकात को कैसे खराब कर सकता था? जो इशारा दिया था उसको गुफ्तगू के दावपेच के जरिए मौके की मुनासबत से उलझा देता तो कौन उसे पकड़ सकता था? जूलियट ने भी उसके बाद मजीद ना छेड़ा। उसे मालूम था कि ऐसे चुपते हुए सवालात को इंटरव्यू का हिस्सा बनाने से कोई खास फायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसका लिया गया इंटरव्यू जूं का तू शाया होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। रंधावा इस इंटरव्यू से कुछ खास मकासद हासिल करना चाहता था, इसलिए शाया करने से कबल वो उसे बड़ी अरकरेजी से एडिट करता और लोग वही कुछ पढ़ पाते जो वो उन्हें पढ़वाना चाहता था। अपनी पोजीशन वाज़ेह होने के बायस जूलियट ने भी हथियार डाल देना ही मुनासिब समझा और सवालों को खूबसूरती से उसकी निजी जिंदगी की तरफ मोड़ दिया। इस मरहले पर सना भी इंटरव्यू का हिस्सा बन गई। हर मशरकी बीवी की तरह उसने भी अपने शौहर के हर मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की और उसे हर एतबार से एक आला इंसान साबित करने की कोशिश करती रही। जूलियट को उसके सच झूठ से कोई गर्ज ना थी, फिर भी उसने दिलदार आगा की आंखें पढ़ ली थी। तस्वीर में तो वो महज मुतकब्बिर और सफ़ाक फितरती महसूस हुआ था, लेकिन उसके मुकाबले बैठकर वो उसकी आंखों में छुपी हवस को भी पढ़ चुकी थी। ये एक ऐसी मर्द की नजरें थी जो किसी औरत पर उठती हैं तो फिर उसके बदन के हर जावे को खंगालने के बाद ही पलटती हैं। निगाहों की इस चुभन को जूलियट ने बहुत अच्छी तरीके से महसूस किया था और सना से दोस्ती के बावजूद उसकी ख्वाहिश थी कि दोबारा दिलदार आगा से कभी मुलाकात ना करनी पड़े। अलबत्ता इतना ज़रूर था कि उसने अपनी अंदरूनी कैफियत को बड़ी खूबी से छुपा लिया था और इंटरव्यू के खात्मे तक अपने मिजाज को खुशगवारी रखा था।
चुनाचे कई घंटों पर मुश्तमिल ये नशिस्त बर्खास्त हुई तो वहां मौजूद हर शख्स ही मुतमईन नजर आया। दिलदार आका के कहने पर सना ने गाड़ी में ड्राइवर के साथ उसकी वापसी का बंदोबस्त कर दिया। एक निहायत मसरूफ दिन गुजारकर शाम ढले अपने मोहल्ले तक पहुंचने वाली जूलियट को वहां जो तमाशा देखने को मिला उसने तबीयत को मजीद मुकद्दर कर दिया। गली और लोगों के जहन दोनों तंग होने की वजह से उसने गाड़ी पहले रुकवा ली थी और खुद पैदल चलती हुई मोहल्ले में दाखिल हुई थी। वहां जारी हंगामा और फारूक का अबतर हुलिया उसने खुद अपनी आंखों से मुलाजा किया था और उसके दिल में फारूक के लिए नापसंदीदगी के जज्बात कुछ और बढ़ गए थे। लीजिए फारूक भाई, गर्मा गर्म यखनी, इसे फौरन पी डालिए, अगर ठंडी हो गई ना तो फिर मजा नहीं देगी। ट्रे में अच्छे खासे बड़े साइज का प्याला रखे गोलू फारूक के कमरे में दाखिल हुआ और बड़े जोर से उसको इत्तला दी तो वो करहा उठा, अरे यार मेरे मैदे पर रहम कर दे, मैं कहाँ का इतना पेट हूँ कि इस खातिरदारी को बर्दाश्त कर सकूं। अभी तो तुम मुझे इतना बड़ा गिलास फलों का रस का भर के देके गए थे और अभी यखनी ले आए। मुझ अकेले आदमी के पेट में भला एक साथ इतनी चीजों की गुंजाइश कैसे बन सकती है। उसने गोलू की खातिरदारी के खिलाफ बाकायदा दुहाई दी। सारा हंगामा खत्म होने पर वो अड्डे पहुंचा तो उसकी कमीज उतरवाकर उसके जख्म का मुआयना किया गया था। रब्बन दादा समेत वहां मौजूद हर तजुर्बे का शख्स का ख्याल था कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं है और सिर्फ ऊपर की खाली कटी है। ऐसे हल्के फुल्के जख्मों का वो लोग खुद ही इलाज कर लिया करते थे, लेकिन गोलू ने तो उसे जख्मी देखकर एक हंगामा बपा कर दिया था और यूं फूट फूट कर रोया था कि जैसे ना जाने फारूक को क्या हो गया हो। उसकी तसल्ली के लिए खास तौर पर डॉक्टर को बुलवाकर फारूक की मरहम पट्टी करवाई गई थी। जब डॉक्टर ने तसल्ली दी कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं है और जल्द ठीक हो जाएगा, तब कहीं जाकर गोलू को जरा करार आया। डॉक्टर के जाने के बाद वो इस मुहिम पर लग गया कि फारूक के जिस्म से बहने वाले खून के ज़िया का कम से कम वक्त में मदावा किया जा सके। चनाचे इस वक्त फारूक उसकी भरपूर खातिरदारी की जद में था। फलों के रस की क्या बात करते हैं आप, वो तो पानी के माफिक होता है और पानी से क्या हाथ पेट भरता है। आप खाने पीने के बहुत चोरो, पर अपन बता रहे अभी अपन जो कुछ आपको खिलाए पिलाएगा ना वो आपको एकदम खामोशी के साथ खाना पीना पड़ेगा। माँ कसम, पानी की तरह तो खून बहा है आपके जिस्म से। खून की कमी को पूरा करने के लिए आपको अच्छी ग़िज़ा तो लेनी पड़ेगी। अभी आप ये देसी चीजों की यखनी पिए। रात के खाने के लिए सज्जू बकरे का शोरबा और चपातियां तैयार कर रहा है और सुबह के लिए अपन ने उसे कलेजी भूनने का कह दिया। डॉक्टर साहब ने कहा है कि मिर्च मसाले से परहेज करें, लेकिन ग़िज़ा ताकतवर लें तो जल्द अच्छे हो जाएंगे। इसलिए आप कान खोलकर सुन लीजिए कि कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी और अपन जो कहेगा आपको मानना पड़ेगा। मजबूरन फारूक को हार मानते ही बनी। खूब खातरें हो रही हैं फारूक भाई की। उसी वक्त कम्मू और विजय कमरे में दाखिल हुए और ये मंजर देखकर गोलू को चिढ़ा, क्यों तुझे कोई एतराज है क्या? भगवान न करे जो अपन एतराज करे यार। पर गोलू, तूने ऐसी खिदमत कभी अपन की तो नहीं की, याद है ना? पिछले साल उस हरामजादे राजा से लड़ते हुए कितना गहरा घाव लगा था अपन को, पूरे 8 टाके लगाने पड़ते डॉक्टर को। कम्मू ने उसे याद दिलाया, सब याद है अपन को, पर तुम क्यों भूल रहे हो कि तब ये गोलू ही था जो बिस्तर पर तुमको खाना पानी सब ला कर देता था। गोलू ने फूले हुए मुंह के साथ अपनी खिदमत याद दिलाई। इससे तो अपन को इनकार नहीं है, पर सच बोल, तूने कभी अपनी ऐसी खिदमत नहीं की जैसे तू अभी फारूक भाई की कर रहा है। फारूक भाई तो भाई हैं, तुम पहले जाकर आईने में अपना सूरत तो देखो, फिर फारूक भाई का बराबरी करना। इस बार गोलू ने हर मुरव्वत को बालाताक रखकर खरी खरी सुना डाली। उसका जवाब सुनकर फारूक और विजय के हलक से जोरदार क़हक़हे निकल गए। कम्मू ने भी झेंपी हुई हंसी के साथ उनका साथ देने की कोशिश की। उन तीनों के रद्द-ए-अमल से बेनियाज गोलू ने यखनी का खाली प्याला उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। साले ने लुटिया डुबो दी कम्मू की तो। विजय ने पेट पकड़कर हंसते हुए कम्मू का मजाक उड़ाया, पगला है, मुझे जरूरत से ज्यादा ही चाहता है। फारूक ने कम्मू की झेप मिटाने की कोशिश की, चाहते तो हम सब भी बहुत है उस्ताद, इसे भी और तुम्हें भी, बस इसकी सूरत देखकर उसे छेड़ने का मन करता है। कम्मू ने मौका पाकर सफाई दी, मैं सब समझता हूँ। फारूक ने उन्हें बैठने का इशारा किया और फिर मौजू बदलते हुए बोला, रब्बन दादा कहाँ है? बहुत देर हुई मैंने दादा को देखा और ना उसकी आवाज सुनी। वो और रामू उस्ताद मिलकर नाना के पाड़े पर गए हैं। आज जो लफड़ा हुआ है उसके बाद हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। नाना की मज्जू दादा से अच्छी बनती है, इसलिए दादा ने सोचा कि उसे बीच में डालकर लफड़े को बढ़ने से रोके। कम्मू संजीदगी से उसको रिपोर्ट देने लगा, पर इस तरह तो मज्जू दादा हमें कमजोर समझेगा, उसे लगेगा कि हमें मुकाबले की हिम्मत नहीं है, इसलिए बात खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फारूक को गुस्सा आने लगा, अरे नहीं उस्ताद, अपना दादा के इन सब बातों को नहीं समझता, वो तो बस खून खराबा होने से रोकना चाहता है, वरना नाना के सामने ये तो खुलकर बोलेगा कि गलती मज्जू के बंदों की थी। हमारे इलाके में कोई भी कार्रवाई करने से पहले उन्हें अड्डे पर आकर बात करनी चाहिए थी। उन्होंने उसूल तोड़ा है तो उसकी सजा भी पाई है। आगे अगर मज्जू दादा की समझ में बात नहीं आई तो फिर हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। सारा बंबई देख लेगा कि रब्बन दादा के आदमियों के बाजुओं में कितना दम है और वो कैसा शेर का सा जिगरा रखते हैं। दादा तो बस वफादारी निभाने के लिए यह है कि कल कला को दूसरे अड्डों के आदमी शिकायत ना करे कि किसी ने उन्हें बीच में ना डाला और आपस में सर फुटअव्वल करते रहे।
कम्मू ने फौरन वजाहत की तो फारूक की कुछ तसल्ली हुई। उसके बाद भी वो और विजय बहुत देर तक उसके कमरे में बैठकर उससे बातें करते रहे। ये भी उनकी मोहब्बत का एक अंदाज था कि उसके जख्म और तकलीफ के बारे में सवाल नहीं कर रहे थे। उनकी वहां मौजूदगी के दौरान ही रब्बन दादा और रामू उस्ताद वापस आ गए। आते के साथ ही उन्होंने दस्तरखान लगाने का हुक्म सुना दिया। फारूक को, जो उनसे नाना के अड्डे पर होने वाली गुफ्तगू जानना चाहता था, मजबूरन खामोश होना पड़ा। इस मौके पर गोलू की ख्वाहिश थी कि फारूक को उसके बिस्तर पर ही खाना खिला दिया जाए, लेकिन फारूक ने इनकार कर दिया और उसे समझाया कि उसका सिर्फ एक बाजू जख्मी है और वो चलने फिरने से माजूर नहीं हो गया कि अपने कमरे में बंद होकर बैठ जाए। इस मौके पर रामू ने भी उसकी तायद की और गोलू को बावर कराया कि सबके दरमियान बैठकर हंसने बोलने और खाने पीने से फारूक की सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। आखिरकार गोलू को कायल होना पड़ा। अभी दस्तरखान पर बर्तन रखे ही जा रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ये बड़ी मुहतात और दबी हुई दस्तक थी, जिसे सुनकर गोलू दरवाजे पर गया, फिर हक्का बक्का वापस लौट आया। कौन आया बे? उसके अजीबोगरीब तासुरात देखकर रामू ने डपट कर पूछा, वो। गोलू अभी कोई जवाब दे भी ना पाया था कि बुर्के में मलबूस, चेहरे पर नकाब डाले एक औरत बच्चे की उंगली थामे अंदर दाखिल हुई। फारूक ने पहली ही नजर में उस बच्चे को पहचान लिया। ये वही बच्चा था जिसे मज्जू दादा के आदमी जामू और सुरती अपने साथ जबरदस्ती ले जाना चाहते थे और उन्हें उनके इरादे से बाज रखने के लिए फारूक को दखल अंदाजी करना पड़ी थी। बच्चे ने अब भी सफेद कुर्ता शलवार पहन रखा था, अलबत्ता अब उसके सर पर टोपी नजर नहीं आ रही थी। औरत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इतने सारे मर्दों को सामने पाकर सटपटा गई। उसकी जुबान पर ताला पड़ गया। रब्बन दादा ने उसकी एक कैफियत भांप ली और अपने आदमियों को इशारा किया। लम्हा भर में फारूक और गोलू के अलावा सब मंजर से गायब हो गए। अंदर आजा बेटी, और जो बोलना आराम से बोल। हम अच्छी तरह समझते हैं कि इस समय कोई मजबूरी ही तुझे यहाँ तक लाई होगी। दादा के नर्म लहजे ने ना जाने उस पर क्या असर किया कि वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी उंगली थामे खड़ा उसका बच्चा उसके रोने पर बेकरार हो गया। रोती काहे को है? रोने से जीवन की समस्या हल हो जाती तो सब यही कर लिया करते। तू किसी आस में अपन तक आई होगी तो बस जल्दी से अपनी विपता बोल दे। तेरा ज्यादा देर इस जगह पर रुकना तेरा अपने लिए अच्छा नहीं है। कुछ नरम कुछ गर्म लहजे में बोलते रब्बन दादा ने उसे समझाया तो उसके आंसू एकदम थम गए, पर वो फारूक की तरफ इशारा करते हुए धीमी आवाज में बोली, मैं इनका शुक्रिया अदा करने के लिए आई थी। इनकी वजह से आज मेरा बच्चा बच गया। उस वक्त तो मैं घबराकर बच्चे को लेकर घर की तरफ दौड़ गई थी, लेकिन बाद में ख्याल आया कि जिन्होंने मेरी खातिर इतनी तकलीफ उठाई उनका शुक्रिया तो जरूर अदा करना चाहिए। उसकी आवाज में नकमगी थी। एक बार बोलना शुरू किया तो रवानी से बोलती ही चली गई। शुक्रिया की क्या बात है? महल्ले का कोई भी बच्चा होता तो मैं उसके लिए ऐसा ही करता। इस बार फारूक ने लबकुशाई की। फिर भी मैंने अपना फर्ज समझा कि अपनी दुनिया लुटने से बचाने वाले का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ हाल भी पूछाऊं। मैंने देखा था कि आप घायल हो गए थे और आपकी पूरी आस्तीन खून से रंग गई थी। अब वो बराह रास्त फारूक से बात कर रही थी। बुर्का में होने के बावजूद महसूस किया जा सकता था कि वो एक जवान और खूबसूरत औरत है, इसलिए उसकी यहाँ अड्डे पर मौजूदगी फारूक को बेचैन कर रही थी। मैंने आपका शुक्रिया और मिजाज पुरसी दोनों को कबूल कर लिया। बेहतर होगा कि अब आप अपने घर वापस लौट जाइए। नाचार औरत वापसी के लिए पलटी। जरा रुक जा बेटी, रब्बन दादा ने उसे आवाज दी। अगर मुनासिब समझ तो हमें अपनी बिपता सुना दे। आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो मुश्तंडे इस मासूम बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे? ये मासूम अपनी माँ की बेबसी व बेकसी की जद में आया हुआ है। मेरे जैसी जन्म जली माँ की औलाद के हिस्से में ऐसी परेशानी नहीं आएगी तो और क्या होगा? जरा खुलकर बता, ऐसे तो अपन की समझ में कुछ नहीं आएगा। बात लंबी है, खड़े खड़े इतनी आसानी से सुनाई नहीं जा सकती। तू आराम से बैठ जा। यहां तक चलकर आई गई है तो अब देरी सवेरी क्या? दुनिया के मुंह पर बंद बांधना कब किसी के बस में होवे। हाँ, अपना फर्ज है कि तेरा पूरा हाल जान ले और किसी काम आ सके तो जरूर आवे। रब्बन की मुखातिब वो औरत ही थी, लेकिन दर पर्दा वो फारूक को भी समझा रहा था। उससे बेहतर भला कौन जान सकता था कि औरत की यहाँ मौजूदगी से वो कितना मुस्तरब है। रब्बन की तरफ से हुक्म मिलने पर वो औरत एक लम्हे के तजब्जुब के बाद अपने बच्चे के साथ चप्पलें उतारकर सफेद बुर्राक चांदनी पर बैठ गई। रब्बन और फारूक ने भी उसके मुकाबिल नशिस्त संभाल ली। मेरा नाम सुरैया बानो है। बैठ जाने के बावजूद उसने अपने चेहरे से नकाब नहीं सरकाया था और एक तरह से उन लोगों पर एतमाद कर लेने के बावजूद दरमियानी फासला व हुदूद कायम रखे हुए थी। मैं इस दुनिया में आई तो यतीम थी। मेरा बाप मेरी पैदाइश से 2 महीने पहले इस दुनिया से जा चुका था। उन हालात में मेरी माँ के पास इसके सिवा और कोई चारा ना था कि वो मैके में अपने इकलौते भाई के पास रहती। जैसा कि दुनिया का दस्तूर है, मेरी ममानी को बेवा नंद और उसकी बेटी का अपने घर में रहना पसंद नहीं आया। मामू के डर से वो हमें घर से निकालने का हौसला तो नहीं रखती थी, लेकिन घर के अंदर उन्होंने मेरी माँ और बाद में मुझ पर जिंदगी हर तरह से तंग कर डाली। हम माँ बेटी से दुनिया जहाँ के काम और खिदमत लेने पर भी उनकी तसल्ली नहीं होती थी। सारा वक्त वो हमें तंज और तानों का निशाना बनाए रखती थी। मैं तो दिन में कई बार उनके हाथों पिट भी जाती थी। उनके साथ साथ उनका इकलौता बेटा भी मुझे अपनी शरारतों का निशाना बनाए रखता था।
میں ممانی اور اپنے ماموزاد دونوں سے بہت ڈرتی تھی۔ چنانچہ جب 16 سال کی عمر میں یہ خبر سنی کہ ماموں مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں تو میں لرز کر رہ گئی، لیکن اماں اس فیصلے سے بہت خوش تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میری جیسی یتیم اسیر لڑکی کو بہو بنانے کا فیصلہ کر کے ماموں نے ہم پر بہت احسان کیا ہے، ورنہ اس کی تو نیندیں اڑی ہوئی تھی کہ بغیر جہیز کے وہ مجھے کیسے بیاہ سکے گی۔ اماں کی مجبوری نے میرے ہونٹوں پر تالے لگا دیے۔ میری طرح میری ممانی بھی اس شادی کے لیے بہت مجبوری میں راضی ہوئی تھی۔ گھر کی چار دیواری میں ہر طرح کی آزادی دینے کے باوجود ماموں نے فیصلوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے کیے فیصلے کے سامنے چوں بول سکے۔ یوں میرا نکاح اپنے ماموزاد منور سے ہو گیا۔ اماں کو بس شاید اسی بات کا انتظار تھا۔ شادی کی رات گزرنے کے بعد صبح میں نے سب سے پہلی خبر یہ سنی کہ میری ماں رات نیند کی حالت میں جل بسی۔ میں جو منور کے ساتھ گزری ایک رات میں ہی اپنی پوری زندگی کا نقشہ دیکھ چکی تھی، اس صدمے سے ادموئی ہو گئی۔ دنیا میں اپنی واحد غمگسار کو کھو کر میرے دل پر جو گزری تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ کسی کو میرا حال جاننے سے غرض نہ تھی۔ دور پرے کے رشتہ دار اماں کی آخری رسوم نمٹا کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور میں ممانی اور منور کے ظلم و ستم کو سہنے کے لیے تنہا رہ گئی۔ ماموں جیسے بیوہ بہن کو اپنے گھر میں پناہ دینے کے بعد بے نیاز ہو گئے تھے، اسی طرح یتیم بھانجی کے فرض سے فارغ ہو کر بھی بے نیاز ہو گئے۔ گھر میں مجھ سے کیا سلوک ہوتا اور کیا نہیں، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ ان کا دن اپنے کپڑے کی دکان پر گزرتا اور شام سے رات گئے تک دوستوں کی صحبت میں وہ وقت گزارتے۔ منور کو بھی انہوں نے اپنی دکان پر لگا رکھا تھا۔ شام کو دکان بند ہونے کے بعد وہ آزاد ہوتا کہ جہاں اور جس کے ساتھ چاہے چلا جائے۔ میری حیثیت اس کے لیے ایک خدمتگار سے زیادہ کی نہیں تھی۔ ممانی اور منور کے ظلم و ستم سہتے میں نے شادی کے 1 سال بعد اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ قسمت کی ستم ظریفی کہ اس کی پیدائش کے دن ماموں پر دکان میں ہی فالج کا حملہ ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے بستر سے لگ گئے۔ اس حادثے پر ممانی نے مجھے بہت کوسنے دیے، مارا پیٹا کہ جیسی میں منحوس تھی ویسی منحوس اولاد پیدا کی۔ خود پیدائش سے پہلے باپ کو کھا گئی اور بیٹے نے دادا کو ڈس لیا۔ میری کیا مجال تھی کہ ان کے تانوں کے جواب میں کچھ کہہ پاتی، ورنہ میرے کانوں تک یہ بات پہنچی تھی کہ منور نے ماموں کی خاصی بڑی رقم اڑا لی تھی اور باس پرس پر ان کے ساتھ سخت بدتمیزی کی تھی۔ چنانچہ غصے اور دکھ کے باعث ماموں کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ میں نے خود ہی اپنے زخم سہلائے اور دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ماموں کی خدمت کی ذمہ داری بھی سنبھال لی۔ دکان تو ظاہرہ منور کو ہی سنبھالنا تھی، لیکن اس نے سنبھالنے سے زیادہ بگاڑنے کا کام کیا۔ آہستہ آہستہ بات کھل گئی کہ ماموں کی زندگی میں ہی بری صحبت میں پڑ جانے والا منور اب بے خوفی سے بری راہ پر چل پڑا ہے اور دکان سے ہونے والی آمدنی جوئے اور شراب کے علاوہ بری عورتوں پر خرچ ہو رہی ہے۔ گھر میں بھی پہلی جیسے خوشحالی نہیں رہی اور جب تنگی ہونے لگی تو ممانی نے منور سے باس پرس کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں بھی خاطر میں نہ لایا۔ بگڑا مرد کب گھر میں بیٹھی عورتوں کی سنتا ہے؟ البتہ ممانی نے یہ الزام بھی میرے سر رکھ دیا کہ ایسی منحوس صورت بیوی ملنے پر ان کا بیٹا بددل ہو کر غلط راہوں پر چل نکلا ہے۔ اپنی صورت کے بارے میں کیا کہوں، بس اتنا بتا سکتی ہوں کہ سب ملنے جلنے والے مجھے چاند کا ٹکڑا کہتے تھے، لیکن میں ایسا چاند تھی جس کو بدقسمتی کا گرہن لگا ہوا تھا۔ یہ بھی میری ہی بدقسمتی تھی کہ منور نشے کی حالت میں اپنے اوبار ساتھیوں سے جھگڑا ہونے پر اپنی جان سے چلا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان 5 برسوں میں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ مکان اور دکان دونوں گروی رکھے، میرے پاس تو کوئی زیور گہنے تھے نہیں۔ ممانی کے زیور بھی قرض خواہوں کا منہ بند رکھنے اور گھر کے اخراجات پورے کرنے میں بک گئے۔ زیور بھی کہاں تک ساتھ دیتے، اپنی رقم کا تقاضا کرنے والے اوباشوں نے گھر کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ ممانی نے اپنے زیور بیچ کر جو رقم دی تھی وہ تو بس سود میں چلی گئی اور اصل قرضہ اپنی جگہ پر باقی تھا۔ ایک بستر سے لگا بوڑھا آدمی اور 2 خانہ دار عورتیں ان اوباشوں سے کیسے نمٹ سکتے تھے؟ ممانی تو مجھے پھر بھی برا بھلا بول کر اور مار پیٹ کر اپنی جھنجھلاہٹ نکال لیتی تھی، لیکن میرے پاس تو یہ ذریعہ بھی نہ تھا۔ مرے پر 100 درے کے مصداق ایک روز کسی طرح ان اوباشوں کے سرغنہ مجو دادا کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ میرے سر ہو گیا کہ اگر میں اس سے بیاہ کر لوں تو سارا قرضہ معاف ہو سکتا ہے۔ میں بھلا کیسے اس اوباش سے شادی کے لیے راضی ہو جاتی؟ کچھ رشتہ داروں اور محلے داروں سے مدد کی درخواست کی، لیکن ایک نامی گرامی غنڈے کے منہ لگنے سے سبھی گھبرا جاتے تھے۔ ممانی بھی لاکھ بری سہی، پر یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس اوباش سے شادی کر لوں، کیونکہ بہرحال تھی تو میں ان کے گھر کی عزت ہی نہ۔ ان حالات میں ایک ہمدرد پڑوسی کے مشورے پر ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر اور محلہ ہی چھوڑ دیا جائے۔ اسی پڑوسی نے چوری چھپے ہماری اتنی مدد کی کہ ہمارے لیے آپ کے محلے میں ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان دلوا دیا اور ہم راتوں رات چوری چھپے یہاں منتقل ہو گئے۔ اب میں دن رات سلائی کڑھائی کر کے گھر کا خرچہ چلاتی ہوں۔ بچے کو اسکول بھیجنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے یہیں مسجد کے مدرسے میں داخل کروا رکھا تھا۔ روکھی سوکھی کھا کر بھی کسی نہ کسی طرح گزارا ہو رہا تھا، پر معلوم نہیں اس بدماش مجو کو کیسے ہمارا پتہ چل گیا۔ اس بار اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے یہ اوچھی حرکت کی کہ میرے بچے کو لے جانے کی کوشش کی۔ اگر یہ صاحب درمیان میں نہ پڑتے تو وہ ظالم میرے بچے کو ساتھ لے جا کر نہ جانے کیا سلوک کرتے۔ اللہ کے بعد یہ انہی کا احسان ہے کہ میں اس بدترین حادثے سے بچ گئی۔
بڑے ضبط سے اپنی داستان حیات سنانے کے بعد آخر میں سریا بانو کا حوصلہ جواب دے گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے بتایا تھا کہ 16 سال کی عمر میں اس کی اپنے ماموزاد منور سے شادی ہوئی تھی اور اس وقت وہ ایک 6 سال کے بیٹے کی ماں تھی۔ اس حساب سے اس کی عمر کسی طرح 22-23 سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ نومری میں اس بیچاری نے دنیا جہاں کی مشکلات دیکھ لی تھی اور یقیناً ہر تکلیف کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول بھی کر لیا تھا، لیکن ایک ماں اپنے بیٹے کو مصیبت کا نشانہ بنتے دیکھ کر کیسے ضبط کر سکتی تھی؟ وہ واقعی فاروق کی شکر گزار ہوئی ہوگی کہ اس نے اپنی جان پر کھیل کر اس کے بیٹے کو اغوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ موقع پر تو وہ ہراساں ہو کر بچے سمیت فوراً غائب ہو گئی تھی، لیکن بعد میں خیال آیا ہوگا کہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے۔ آس پڑوس والوں سے اسے اس بات کا بھی علم ہو گیا ہوگا کہ بچے کو بچانے والے کا تعلق کہاں سے ہے۔ اس نسبت میں ہو سکتا ہے اس کے قدم روکے ہوں اور وہ سارا دن تذبذب میں گزارنے کے بعد اس فیصلے پر پہنچی ہو کہ بہرحال اسے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے جانا چاہیے۔ شکر گزاری کے اظہار کے علاوہ اس کی آمد کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کیوں نہ بدماشوں کے خلاف بدماشوں سے ہی مدد لی جائے، کیونکہ جس طرح پہلے فاروق اور بعد میں اڈے کے دوسرے آدمیوں نے مجو دادا کے بندوں کا حلیہ بگاڑا تھا، اس سے اسے یہ امید تو ہو چلی ہوگی کہ یہاں سے اسے مدد مل سکتی ہے۔ ممکن ہے اس نے دونوں اڈوں کے افراد کو آپس میں دشمنی تصور کیا ہو اور دشمن کے خلاف کھڑے ہو کر اگر اسے اور اس کے بچے کو تحفظ دے دیتا تو اس میں کوئی ایسا حرج بھی نہ تھا۔ فاروق جو سوچ رہا تھا اپنے اس خیال پر جمتا جا رہا تھا۔ زمانے سے مایوس وہ عورت اگر ان سے مدد کی امید لگا بیٹھی تھی تو اسے اس کی خود غرضی نہیں بلکہ مجبوری ہی کہا جا سکتا تھا۔ وہ دل میں اس عورت کے لیے گہری ہمدردی محسوس کر رہا تھا جو با پردہ اور عزت دار گھرانے کی فرد تھی، لیکن حالات سے مجبور ہو کر اس وقت اڈے تک چلی آئی تھی۔ وہ اس عورت کو یہاں سے مایوس نہیں لوٹانا چاہتا تھا، لیکن فیصلے کا اختیار بہرحال ربن دادا کے پاس تھا، جو ساری داستان سننے کے بعد لب بستہ بیٹھا بلکتی ہوئی سریا بانو کو دیکھے جا رہا تھا۔ فاروق کا دل چاہ کہ اس کو جھنجھوڑ ڈالے پر ہمت نہ کر سکا۔ آخر کار کسی نہ کسی طرح خاموشی کے یہ اذیت ناک پل بیت گئے اور ربن نے اپنی زبان کو حرکت دی۔ بس کر دے بیٹی، کیا رو رو کر ندیاں بہا دے گی؟ ہم نے تیری ساری بپتا سن لی ہے، اب تو سکون سے اپنے گھر جا اور آرام سے سو جا۔ آج سے تیری رکشا ہمارے ذمہ ہے، کسی کی کیا مجال کہ تیری اور تیرے بیٹے کی جانب ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ بھی سکے۔ بس اب اپنے گھر جا اور لوٹ کر پھر یہاں نہ آئی ہو، کبھی کو ضرورت ہو تو بچے کے ہاتھ کہلوا دینا۔ تجھے اپنی بیٹی کا آیاپن نے، اس لیے تیری رسوائی نہیں چاہتے۔ آخر کار ربن نے وہ سب کہہ ڈالا جو فاروق کے دل کی خواہش تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس فیصلے پر ربن کے گلے لگ کر اس کا شکریہ ادا کرے، لیکن ضبط کیے بیٹھا رہا۔ چل اٹھ، تجھے تیرے گھر تک چھوڑاؤں۔ فیصلہ کرنے کے بعد ربن فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سریا اور فاروق نے بھی اس کی تقلید کی۔ یہ لے، یہ رکھ لے۔ کھڑے ہونے کے بعد ربن دادا نے اپنی جیب سے مٹھی میں بند نوٹ نکال کر سریا کی طرف بڑھائے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بابا۔ بابا بھی کہتی ہے اور انکار بھی کرتی ہے۔ بھلا کون باپ اپنے گھر آئی بیٹی کو بنا خاطر مدارات کے یوں خالی ہاتھ لوٹاتا ہے؟ اپنا گھردار تو سب یہی اڈا ہے، اپن تجھے یہاں روک کر تیری خاطر مدارات کرنے کی غلطی نہیں کر سکتے، پر یہ تسلی تو رہے گی نا کہ بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ ربن دادا کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ سریا بانو انکار پر قائم نہ رہ سکی اور ہاتھ بڑھا کر نوٹ تھام لیے۔ اس کے بعد وہ اور ربن باہر نکل گئے۔ اس بار بچے کا ہاتھ اس کی ماں کے بجائے ربن کے ہاتھ میں تھا۔ فاروق کا دل چاہا کہ وہ بھی ان لوگوں کے پیچھے جائے، لیکن پھر مصلحت نے قدم روک لیے۔ ربن جیسے پختہ عمر کے آدمی کی بات پھر بھی اور تھی، لیکن اس کے ساتھ جانا سریا بانو کے لیے مزید غضب ڈھا سکتا تھا۔ ربن بھی رات کے وقت کے علاوہ اس خیال سے سریا بانو کے ساتھ گیا ہوگا کہ اڈے پر آتے ہوئے بہرحال وہ دیکھ تو لی گئی ہوگی، لیکن اس کو ساتھ دیکھ کر لوگوں کو یہ تنبیہ ہو جائے گی کہ اب اس کا ہاتھ سریا بانو کے سر پر ہے، اس لیے کوئی اسے آسان ہدف سمجھ کر نشانہ بنانے کی کوشش نہ کرے۔